हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 17 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, खासकर वो क्वेश्चंस जो कि आगामी जो भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उनसे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट बनते हैं और अन्य जो भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में हम आगे की तरफ और आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, खासकर जीके के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये करंट में आया हुआ है तो उसके लिए करंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया, यानी कि जो विजय दिवस है ये कब मनाया गया या ये कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 16 दिसंबर को हम हर साल विजय दिवस मनाते हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर बात करें तो विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 का जो युद्ध हुआ था, यानी कि हर वर्ष हम भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है, यानी कि किस तरीके से 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और भारत ने विजय हासिल की थी, जीत हासिल की थी, उसी के उपलक्ष्य में ये विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी के उपलक्ष्य में ही हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 11 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे। ये जो दिवस है इसके मनाए जाने का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है तो क्या है, वो पहाड़ों में सतत विकास, यानी कि जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनमें जो भी डेवलपमेंट होता है, जीवन के लिए उनके महत्वपूर्ण के बारे में, यानी कि जीवन में उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, जीवन में क्या कुछ वो महत्व रखते हैं, इनके बारे में लोगों तक जागरूकता बढ़ाने के लिए 2003 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जो दिवस है स्थापित किया गया था और उसके बाद हर साल हम 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष की जो थीम है वो थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, यानी नवाचार, अनुकूलन और युवा, इस वर्ष की ये थीम रखी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, यानी कि ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, इन्होंने पश्चिम कामेंग जिले में 17 से 19 जनवरी 2025 तक होने वाले चौथे ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के नए लोगों का अनावरण किया है, यानी कि इसका आयोजन कब होगा। तो ये 17 से 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि अगले वर्ष 2025 में इसका आयोजन होगा। और इस आयोजन के लिए जो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल है, इसके लिए नए लोगों का जो अनावरण है वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा किया गया है। यह जो उत्सव है यह अरुणाचल प्रदेश के समृद्ध जो जैव विविधता है वहाँ की, उसके बारे में दर्शाता है, उसके बारे में लोगों तक बताता है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर, उसके बारे में लोगों तक जानकारी या उसका जो भी महत्व है उसके बारे में लोगों तक बताता है। सामुदायिक संरक्षण और सतत इको पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। साथ ही साथ जो सामुदायिक संरक्षण है, यानी किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके, जो भी पर्यटन है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इन सभी चीज़ों को भी ये महत्व देता है। और यह राज्य की प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम भजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है। जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, इन्होंने प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की जो घोषणा है वो 10 दिसंबर को की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 10 दिसंबर को अब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया
और उनके इस घोषणा के अंतर्गत यह बताया गया कि अब हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि जो भी प्रवासी हैं राजस्थान के उनके लिए ये प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए इन्होंने घोषणा की और मनाया कब जाएगा, 10 दिसंबर को ये मनाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की जो भी अर्थव्यवस्था है, राजस्थान राज्य की जो भी अर्थव्यवस्था है, उसको अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का भी इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है, यानी कि 5 वर्ष में जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसको दोगुना किया जाएगा, ऐसा इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BEL के CVO के रूप में कार्यभार संभाला, यानी कि जो BEL है इसके CVO है, यहाँ पर CVO, इसके रूप में किसने कार्यभार संभाला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है नीलाब्र सेनगुप्ता, जो कि BEL के CVO बन गए हैं, इनको नियुक्त किया गया है। डिटेल में इनके बारे में अगर हम बात करें तो नीलाब्र सेनगुप्ता ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी CVO के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। सेनगुप्ता ने 1996 में जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार में BE की डिग्री इन्होंने हासिल की हुई है। फिर उन्होंने 2 वर्ष बाद ही भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर सेवा में ये शामिल हो गए, वहां पर इन्होंने सेवाएं दी। उसके बाद 2014 से 2017 तक राइट्स और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में ये प्रतिनियुक्ति के तौर पर ये कार्यरत रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निक्की जियोवानी का निधन हुआ, वह कौन थी, किससे संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि निक्की जियोवानी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो एक कवयित्री थी। बात करेंगे डिटेल में इनके बारे में। तो हाल ही में कवित्री निक्की जियोवानी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कवयित्री थी और इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जियोवानी एक पुरस्कार विजेता और साथ ही साथ ये अमेरिकी पोएट थी, अमेरिकी कवित्री थी। जियोवानी को सबसे विपुल अफ्रीकी अमेरिकी कवियों में से एक माना जाता है। जियोवानी की सबसे प्रसिद्ध कविताओं के बारे में बात की जाए तो नॉक्सविले, टेनेसी और निक्की रोजा, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं रही हैं। जियोवानी ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट में भी सबसे आगे थी, इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के लिए भी। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ 81 वर्ष की आयु में, और ये कवित्री थी जो कि ये अमेरिका से रिलेटेड थी, अमेरिकी कवित्री रही। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है, यानी किस बैंक ने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू कर दी है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जाने तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने घोषणा की है कि वह पॉडकास्ट के माध्यम से संचार का एक और माध्यम जुड़ेगा, यानी पॉडकास्ट दिए जाएंगे इसके लिए। जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि अब इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने इस कार्यकाल के अंतिम भाषण में यह घोषणा की और RBI की जो मौद्रिक नीति समिति है उसने रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखने का भी निर्णय लिया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रेपो दर है, रेपो रेट है RBI की, वो कितनी स्थिर रहने की बात की गई है, तो 6.5% रेपो रेट जो है वो रखने की बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि उत्तर प्रदेश GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना हुआ है। आगे अगर GEM के बारे में बात करें तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर दिया है। GEM एक 100% सरकारी स्वामित्व वाला और राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, यानी इस पोर्टल के माध्यम से भी अब जो भी वस्तुएं होंगी वो खरीदी जा सकेंगी। और GEM ये गवर्नमेंट की तरफ से ये चालू किया गया है पोर्टल, और इसके द्वारा ये जो भी राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद होगी अब इस पोर्टल के माध्यम से भी की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश ने इसे अपना करके अपनी दीर्घकालिक निविदा प्रणाली को भी समाप्त कर दिया है और अब ये पहला ऐसा राज्य बन गया है भारत का जो कि पूर्ण रूप से GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लागू कर दिया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि IIT दिल्ली, जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारत में इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी सस्टेनेबिलिटी 2025 की जो रैंकिंग जारी हुई, इसका जो तीसरा संस्करण जारी किया गया, इस तीसरे संस्करण में इस वर्ष IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगर बात करें वैश्विक स्तर पर इसकी जो रैंकिंग थी वो 171वीं रैंकिंग रही, यानी वर्ल्ड लेवल पर 171वीं रैंकिंग रही, लेकिन भारत में इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो कि पिछला इसका रैंक जो था 255 उसमें सुधार करके 171वीं रैंक इसने हासिल की हुई है। सेकंड पोजीशन IIT खड़गपुर की रही। भारत में वैश्विक स्तर इन्होंने 202 रैंक प्राप्त की, यानी कि विश्व लेवल पर इसने 202 रैंक प्राप्त की और भारत में ये सेकंड पोजीशन पर रहा। फर्स्ट पोजीशन पर IIT दिल्ली रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का शुभारंभ किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का देहरादून में उद्घाटन हुआ। इसका जो उद्देश्य है वो आयुर्वेद सिद्धांतों का उपयोग करके 1 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों की प्रकृति का आकलन करना है। इस वर्ष का जो विषय रखा गया इस उद्घाटन का, इसमें डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, ये इस वर्ष की जो विषय है, इस बार की वो थीम रखी गई है और इसके अंतर्गत देश का प्रकृति संरक्षण अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। मुख्य जो बिंदु रखा गया, मुख्य फोकस रखा गया, उसके अंतर्गत देश का जो भी प्रकृति है उसका संरक्षण करना, उसके लिए अभियान चलाना, इसका भी साथ ही साथ शुभारंभ किया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।